नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल स्कूल प्रवेश में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ राज्य के फ्री आरटी एडमिशन के फॉर्म भरने की डेट आ चुकी है। दोस्तों, चूंकि ये एडमिशन एकदम शुरू की छोटी क्लासेस के लिए होते हैं, इसलिए यह एडमिशन लॉटरी के जरिए कराया जाता है। कोई एंट्रेंस एग्जाम या प्रवेश परीक्षा नहीं कराई जाती है। लेकिन बच्चे की लॉटरी का नाम आना इस बात पर भी डिपेंड करता है कि बच्चे का फॉर्म किन डॉक्यूमेंट्स के आधार पर भरा गया है। और कुछ डॉक्यूमेंट्स तो इतने इंपॉर्टेंट है कि उनके बिना आप फॉर्म भर ही नहीं पाएंगे। तो चलिए, टेंशन की कोई बात नहीं है। आगे इस वीडियो में हम आपको सभी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताने जा रहे हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखें ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस ना हो। दोस्तों, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए और एडमिशन लेने के लिए कई तरह के डॉक्यूमेंट लगते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो होता है वो बच्चे का जन्म का प्रमाण। तो बच्चे के जन्म के प्रमाण के तौर पर नीचे जो डॉक्यूमेंट्स मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इनमें से कोई एक प्रमाण पत्र आपको फॉर्म भरते टाइम भी लगेगा, और अगर बच्चे का एडमिशन होता है तो उस टाइम पे भी लगेगा। तो ये ओरिजिनल आपके पास होना चाहिए। तो सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र यानी कि बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट है। उसके बाद दूसरा जो है वो एएनएम पंजीकृत कार्ड। अगर बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो एएनएम पंजीकृत कार्ड है, तो उससे भी उसको भी एज अ प्रूफ ऑफ बर्थ जो है बच्चे का माना जाएगा। उसके बाद अगर ये दोनों नहीं है तो आंगनवाड़ी का अगर कार्ड है तो उसको भी एज अ प्रूफ ऑफ बर्थ ऑफ द चाइल्ड माना जाएगा। इसी तरीके से अगर ये तीनों नहीं है ऊपर के, तो अस्पताल का जो जन्म प्रमाण पत्र है उसको भी एज अ बर्थ प्रूफ मान लिया जाएगा। उसके बाद दोस्तों, ऊपर के अगर चारों नहीं है तो स्व प्रमाणित पत्र। माता या पिता जो अभिभावक हैं वो अपने बच्चे की जो डेट ऑफ बर्थ है उसको साइन करके दे सकते हैं, उसको ही मान लिया जाएगा कि बच्चे की जो डेट ऑफ बर्थ है वो यही है। तो दोस्तों, इन पांचों डॉक्यूमेंट्स में से कोई भी एक डॉक्यूमेंट आपको एज अ प्रूफ ऑफ बर्थ लगाना होगा, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरते टाइम भी और बच्चे के एडमिशन के टाइम भी। उसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अगला देते हैं। अगला जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो है एड्रेस वेरिफिकेशन के लिए पता सत्यापन हेतु। तो दोस्तों, नीचे जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं इनमें में से कोई भी एक डॉक्यूमेंट अगर बच्चे के माता पिता या बच्चे के नाम से है तो वो वैलिड होगा। तो सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट है वो अभिभावक का निवास प्रमाण पत्र। बच्चे के माता या पिता का निवास प्रमाण पत्र, डोमिसाइल सर्टिफिकेट अगर है तो उसको एज अ वैलिड एड्रेस प्रूफ माना जाता है। उसके बाद दोस्तों, बच्चे के माता पिता का आधार कार्ड या फिर बच्चे का आधार कार्ड, बच्चे के माता पिता का राशन कार्ड, बैंक स्टेटमेंट या पासबुक, वोटर आईडी कार्ड जिसको कि मतदाता पहचान पत्र भी बोलते हैं, चालक लाइसेंस या फिर ड्राइविंग लाइसेंस, ये बच्चे के माता पिता में से किसी भी का हो तो वो एज अ वैलिड एड्रेस प्रूफ माना जाता है। उसके बाद दोस्तों, गैस कनेक्शन का बिल जो बच्चे के माता पिता के नाम से हो और 3 महीने से पुराना ना हो, इसको भी वैलिड एड्रेस प्रूफ माना जाता है। उस पर एड्रेस जो है वो मेंशन होना चाहिए। इसी तरीके से किसान फोटो पासबुक, केसीसी कार्ड जिसको बोलते हैं, इसको भी वैलिड एड्रेस प्रूफ माना जाता है, बच्चे के माता पिता का हो सकता है। इसके बाद अगर बच्चे के माता पिता के नाम से कोई रजिस्टर्ड लीज है या फिर सेल का डॉक्यूमेंट है या फिर रेंट एग्रीमेंट है जिसको कि किरायानामा भी बोलते हैं, ये भी एज अ एड्रेस प्रूफ के तौर पर माना जाता है। उसके बाद दोस्तों, मनरेगा जॉब कार्ड, ये भी एज अ एड्रेस प्रूफ माना जाएगा। इसके बाद पासपोर्ट, बच्चे के माता पिता का पासपोर्ट। पता का प्रमाण अगर आपके पास नहीं है तो आप सरपंच या फिर उसके समकक्ष अधिकार कोई है, उप सरपंच या फिर सचिव, उसके द्वारा सत्यापित किया हुआ आप एक सर्टिफिकेट दे सकते हैं। इसको भी एज एड्रेस प्रूफ मान लिया जाएगा, और यह ग्रामीण क्षेत्र के लिए है। इसी तरीके से अगर आप शहरी क्षेत्र में रहते हैं तो एड्रेस को प्रमाणित किया हुआ वहाँ के विधायक, सांसद, एमपी, एमएलए जिसको बोलते हैं, तहसीलदार या फिर कोई गेस्टेड ऑफिसर है, उसको उसने अगर अपने लेटर हेड पे सर्टिफाई लिखा हुआ है और साइन किया हुआ है, अपना स्टैंप लगाया हुआ है, तो वो भी वैलिड एड्रेस प्रूफ जो है वो माना जा सकता है। तो दोस्तों, ये सारे आपके पास होने इम्पोर्टेंट नहीं है। इनमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट अगर आपके पास है तो वो वैलिड माना जाएगा और आप उसको एज अ एड्रेस प्रूफ के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, अगला जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो पहचान सत्यापन हेतु आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए है। तो दोस्तों, इसके लिए बच्चे के माता पिता या अभिभावक का पहचान पत्र, ये आधार कार्ड हो सकता है, वोटर आईडी कार्ड या फिर मतदाता पहचान पत्र भी हो सकता है। और इसी तरीके से चालक लाइसेंस या फिर ड्राइविंग लाइसेंस बच्चे के माता या पिता का, किसान फोटो पासबुक, केसीसी कार्ड, राशन पत्रिका जो राशन कार्ड होता है, पीडीएस फोटो कार्ड, बैंक एटीएम कार्ड। उसके बाद दोस्तों, पैन कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, बच्चे के माता पिता का पासपोर्ट, या फिर इनके फोटोकॉपी पर सर्टिफाइड जो अधिकारी हैं उनके द्वारा जो है सत्यापित होना चाहिए। और इसी तरीके से राज्य या केंद्र प्रमाणित चिकित्सक द्वारा जारी दिव्यांगता का प्रमाण पत्र अगर बच्चा जो है वो दिव्यांग की श्रेणी में आता है तो इस तरीके से जो है इन सारे डॉक्यूमेंट्स में से कोई भी एक डॉक्यूमेंट अगर आपके पास है तो उसको आज एज अ आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए आप दे सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, फॉर्म भरने के लिए दो कैटेगरी है यहाँ पर। पहला कैटेगरी जो होता है वो दुर्बल वर्ग जिसको कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी बोलते हैं। तो अगर
आप EWS कैटेगरी चुनते हैं तो आपको इन तीनों डॉक्यूमेंट्स में से कोई एक डॉक्यूमेंट देना होता है। BPL सर्वे सूची, ये ग्रामीण क्षेत्र के लिए 2002-2003 और शहरी क्षेत्र के लिए 2007-2008। अगर इनमें आपके परिवार का, बच्चे के माता पिता का नाम है तो वो EWS की श्रेणी में आएंगे और इससे संबंधित प्रमाण पत्र वो दे सकते हैं और EWS कैटेगरी में फॉर्म भर सकते हैं। इसके बाद सामाजिक एवं आर्थिक जातिगत जनगणना सर्वे सूची 2011 में जो जातिगत जनगणना हुई थी उसके लिए जो पंजीयन क्रमांक है, अगर उसमें बच्चे के माता पिता का नाम है तो उसको जो है भरना है। उसके बाद दोस्तों, अगर बच्चे के माता पिता का अंत्योदय कार्ड है और बच्चे का नाम भी अंत्योदय कार्ड में है तो वो भी EWS की श्रेणी में फॉर्म भर सकते हैं। इसी तरीके से अगला जो है वो असुविधाग्रस्त वर्ग आता है। दोस्तों, इन दोनों वर्गों में से आपको कोई एक चुनना होता है, या तो दुर्बल वर्ग या फिर असुविधाग्रस्त वर्ग। तो आपके पास जिस हिसाब से सर्टिफिकेट हो आप बच्चे के माता पिता के या फिर बच्चे के, उस हिसाब से आप ये कैटेगरी चुन सकते हैं। तो असुविधाग्रस्त श्रेणी में अनुसूचित जाति से बिलोंग करने वाले माता पिता या बच्चे आते हैं और अनुसूचित जनजाति से भी बिलोंग करने वाले बच्चे या माता पिता वो आते हैं। और दिव्यांग बच्चे जो हैं उनकी जो दिव्यांगता है वो 40% या उससे अधिक है, जिसको कि सरकारी अस्पताल से सत्यापित करके प्रमाण पत्र दिया गया है, वो दिव्यांग की श्रेणी में आते हैं, वो भी असुविधाग्रस्त की कैटेगरी में आते हैं। और आदिम आदिवासी समूह तहसीलदार द्वारा सत्यापित अस्थायी जाति प्रमाण पत्र उनके पास होना चाहिए। इसी तरीके से वन निवासी, अनुसूचित जाति, वन पट्टा, तो वन पट्टा का जो है वो सर्टिफिकेट होना चाहिए। और अगर बच्चा या बच्चे के माता पिता जैसे किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित है, HIV, कैंसर वगैरह से, तो सरकारी अस्पताल से सत्यापित प्रमाण पत्र उनके पास होना चाहिए, तो वो असुविधाग्रस्त की श्रेणी में आएंगे। इसी तरीके से अगर बच्चा दुर्भाग्यवश अनाथ हो गया हो किसी ट्रेजेडी की वजह से और बाल कल्याण समिति द्वारा उसका सूची में नाम है, तो वो बच्चा भी असुविधाग्रस्त की श्रेणी में आएगा और RT फ्री वाले एडमिशन के लिए फॉर्म भर सकता है असुविधाग्रस्त श्रेणी में। तो दोस्तों, इन कैटेगरी में से जिस भी कैटेगरी के लिए आपके पास प्रमाण पत्र है, आप उसके हिसाब से असुविधाग्रस्त या फिर EWS दुर्बल वर्ग चुनें और उस हिसाब से आप प्रमाण पत्र की जानकारी ऑनलाइन फॉर्म में भरें। और अगर आपके बच्चे का नाम आता है तो इन प्रमाण पत्रों को ओरिजिनल वेरीफाई किया जाएगा, तभी आपको आगे एडमिशन की प्रोसेस में बच्चे को एडमिशन दिया जाएगा। तो दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ये इंपॉर्टेंट जानकारी थी जो हमने आपके साथ साझा की। उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो से आपके बच्चे के एडमिशन में ज़रूर कुछ फ़ायदा होगा। वीडियो यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, आपस में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। आगे पूरी RT एडमिशन होने के दौरान हम समय समय पर ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी देते रहेंगे ताकि आपके बच्चे के एडमिशन में आसानी हो। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि सभी वीडियोज़ को टाइमली पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन, घंटी वाला निशान ज़रूर दबाएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।